अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तलाई जहाज़ है। आज की ये मुख्तसर सी वीडियो और ये है DCR के बारे में, डोलमन सिटी रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। क्यों ज़रूरी है कि देखें, इतनी मार्केट खुश्क हुई है, कोई आ नहीं रहे वॉल्यूम, लेकिन DCR के अंदर फिर भी वॉल्यूम आता है। और ये समझ लें कि पाकिस्तान की जो प्रीमियम रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, तो इसके ऊपर मैंने कहा कि बात करें कि वो लोग पूछते रहते हैं कि यार ये ओवर प्राइस्ड है, अंडर प्राइस्ड है, क्या ये इस जो कीमत है इसके ऊपर ये ठीक है, कीमत इसकी कि नहीं है, यानी कि महंगी तो नहीं है इस पे, या सस्ती तो नहीं है, या फिर ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, क्या सिस्टम है। तो इसके ऊपर जो है ज़रा बिल्कुल बेस से शुरू करते हैं। ये मेरी हर बार की तरह मैंने इसकी शीट बनाई है। पहली जो बेसिक है वो ये कि सबसे पहले कि 11.5 हम लेंगे पॉलिसी रेट, क्योंकि चांस यही है कि 1% ऊपर चला जाएगा और मार्केट भी तकरीबन इसको प्राइस इन कर लिया है। और उस हिसाब से 10 साल में 3 गुना हमारी कीमत होनी चाहिए, कंपाउंडिंग, बिल्कुल टैक्स वगैरह को छोड़ के, सिर्फ ये रेफरेंस के लिए। चलो आप DCR के ऊपर आते हैं। अच्छा, DCR 2015 के अंदर सिर्फ 1 महीना चली थी, उसके बाद 16 के बाद से ये चल रही है अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव। हमें जो जिससे लेना देना है वो इसकी डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम है। 2016 से लेकर 25 तक का मैंने डेटा इकट्ठा किया। ये इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, एक एक करके मैंने डाउनलोड की। अच्छा, मज़ेदार बात देखें कि 2016, 15, 16, 17, 18, 19, 18, 19, 20 भी ठीक है, 21, 22 तक ना ये डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम जो है, अर्निंग पर यूनिट, ये ना बड़ी मेन पे लिख देते थे, नोट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स पे लिख देते थे। अब जो उसके बाद से इन्होंने क्या सिस्टम शुरू कर दिया है, ये वो जाके खोद के निकालना पड़ता है कि डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम क्या थी। खैर, ये कोई इतनी छुपी हुई बात नहीं है, लेकिन बस ये चीज़ मैंने नोट की कि काफ़ी मुझे खजल ख़राब होके ये डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम निकालनी पड़ी। ये है जी 24 की डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम, और ये जनाब 25 की डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम। ओके, इसके मैंने ये ग्राफ बनाया। ये एक मॉडरेट इंक्रीज़ के साथ 2016 से 2025 तक, और इसका 2016 से 2025 तक का ए, और ये 10 साल बनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये 10 साल। और इसका क्या कर निकाला, कुछ इसमें साइंस नहीं है, लास्ट फर्स्ट रेज टू पावर 10 ईयर्स -1। ओके जी, इसका क्या कर निकला है। ओके, 7.86% है, किसका क्या कर बनता है। इस टाइम जो इसकी चल रही है वो 15.92 है, जो POE है। ठीक है, इस तरीके में सारा का सारा ये पे आउट कर देते हैं, तो ओके सही है। ये POE की बिल्कुल ठीक है। प्रेजेंट रिटर्न इसका 6.28 है, और एक्सपेक्टेड ग्रोथ हमने यहाँ से उठाई, यहाँ पे लगा दी। अच्छा, अब हमने आ रहा है इसके बारे में एजम्पशंस क्या हैं। एजम्पशंस हमारी ये हैं इस कैलकुलेशन के अंदर मेरी, कि ये इसका 100% पे आउट है, क्योंकि इनकी स्टेटेड पॉलिसी है कि 100% पे आउट करेंगे। तो 100% पे आउट को अगर आप री इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो आपको 15% टैक्स और 1% ब्रोकरेज फीस लगेगी। तो ये वहाँ यहाँ से इन्वेस्ट किया है, ये प्रेजेंट रिटर्न, ये ब्रोकरेज फीस और टैक्स को रिटर्न इसको किया है, और ये साथ ये ग्रोथ है 7.83। 7.83 बड़ी अहम बात है, क्योंकि लोग ना मुझे कई जगह पे फोरम्स पे और ट्विटर पे कहते हुए मिलते हैं कि जी नहीं 10% ये किराया बढ़ाते हैं, 10% किराया बढ़ाते हैं। बढ़ाते हूँ शायद, शायद ना बढ़ाते हूँ, लेकिन मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो कि सामने नज़र आ रही है। जो इनकी जो इंक्रीज़ है वो 7.83 है, 10% नहीं। अगर 10% बढ़ रही होती तो, क्योंकि 10% बढ़ने के साथ और भी चीज़ें बढ़ जाती हैं ना। जो लोग होते हैं जो आपने मुलाजिम रखे होते हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ानी होती है, वो बहुत औकात 10% से ऊपर बढ़ानी पड़ जाती है। हुकूमत जो है वो उल्टे से टैक्स लेके आ जाती है, और इसके अलावा और कोई रिपेयर और मेंटेनेंस कास्ट जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगी, क्योंकि बिल्डिंग अब पुरानी होती जा रही है। जैसे कि देखें, शुरू में बिल्डिंग से नहीं थी, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस नहीं थी, और वो है भी बीच फ्रंट के ऊपर। बीच फ्रंट के ऊपर पता है समुद्र का हवा पड़ के गला देती है पकड़ के हर चीज़ को। अब वहाँ पर पैनल्स, खिड़कियों के पैनल ख़राब होने वाले हो जाएंगे। और मैं ये जो वेल कंपाउंड रेट है, मैं इसको इसके यहीं पर ही रुका रहे, इससे नीचे ना गिरे, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। 10% भूल जाओ, 10% कभी भी नहीं होगा। ये 10% की जो ख्वाब दिखाते हैं ये मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी की कीमत नीचे गिर रही है, प्रॉपर्टी की के अंदर मेंटेनेंस बढ़ेगी, लोगों को तनख्वाहें बढ़ानी पड़ेंगी,
और मेरा नहीं ख्याल कि ये इससे ज़्यादा जो है वो कैगर इसका निकलने के कुछ चांस भी हैं। मैक्सिमम खींच खाँच के लोगों को एक्सप्लॉइट करके अपनी मार्केट डोमिनेंट पोजीशन को इस्तेमाल करके 8% पे ले जाएं, बहुत मुश्किल। मगर ज़्यादा उम्मीद 7.5 की रखें। लेकिन चले हम इनको बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं, 7.83% कर लेते हैं। हम 7.83 कर लेते हैं, 7.5 भी नहीं करते। चलें, जो आई है, जो हमारे सामने डेटा मौजूद है, हम वही इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके अंदर हमने अजम्पशन वही रखी कि हमने डिविडेंड री इन्वेस्ट कर रहे हैं और ग्रोथ को हम साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। डायरेक्ट फार्मूला बिल्कुल सीधा सीधा है। इसको जब हम नीचे लेके गए तो ये 3.5 लाख से थोड़ा सा ऊपर बनता है, और 3 लाख जो है वो फिक्स्ड अमाउंट की है। तो ये फिक्स अमाउंट से बेहतर है, इससे ही पता लगता है। तो कैगर जो है वो 13.52 और पॉलिसी रेट 11.50, 2% ज़्यादा। ओके, ये टैक्स निकाल के। सो क्या ये फिक्स्ड अमाउंट से बेहतर है इस टाइम इसमें इन्वेस्टमेंट? हाँ, उससे बेहतर। आप कहीं कहीं पर भी आपको जो फिक्स अमाउंट पाकिस्तानी रुपयों के अंदर इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी। ये उससे बेहतर है, इसमें कोई हक नहीं है। लेकिन साथ साथ रिस्क भी है। रिस्क क्या है कि अगर कल को पॉलिसी रेट ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप ये एक्सपेक्ट रखें कि हर 1% बढ़ने से जो आपकी ओरिजिनल अमाउंट है उसमें 10% की कमी आ जाएगी, क्योंकि मार्केट ने अपने आप को एडजस्ट कर लेना है। 1% ऊपर बढ़ेगा तो 10-11% आया तो तकरीबन एक 1.5% समझ लें कि आपकी ओरिजिनल जो आपने अमाउंट डाली थी वो मार्केट उसको डिग्रेड करके नीचे ले जाएगी। यानी अगर ये 11.5 से 12.5 की तरफ चला गया तो आपकी जो वैल्यू इरोजन हो जाएगी 1 लाख से, कि जो अपने शेयर खरीदे हैं, जिसके यूनिट्स खरीदे हैं, हो सकता है 90,000 पे चले जाएँ। DCR की CCR की सिर्फ एक ही स्ट्रेंथ है, वो ये कि ये शरिया कंप्लाइंट है। तो अगर आप अपने फिक्स्ड अकाउंट में नहीं रखना चाहते पैसे और शरिया कंप्लाइंट रखना चाहते हैं तो ये तब एक अच्छी ऑप्शन है कि बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। और क्योंकि 13.5% इसका कैगर है, तो अगर मिसाल के तौर पे हुकूमत ने 1 या 2% ऊपर बढ़ा भी दिया तो एक ही साल में रिकवर हो जाएगा। हाँ, इसका आप कंपैरिजन जो है फिक्स्ड अमाउंट से करते हैं या फिर रेंटल इनकम से करते हैं जी। अगर आप इसको रेंटल इनकम से करते हैं, ख़ास तौर पे जो मिड पंजाब है, सेंट्रल पंजाब के जो इलाके हैं और लोअर के मज़ाफ़ात हैं, वहाँ पर जो प्रॉपर्टी और उसके रेंट के दरमियान बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वहाँ मुश्किल से प्रॉपर्टी 2% मुश्किल से निकाल के देती है, तो इस हिसाब से ये आपको 5% निकाल के दे देगा। तो रेंट के साथ कंपैरिजन करें तो उससे बेहतर है। लेकिन वैसे अगर आपने इन्वेस्टमेंट ग्रोथ वाली करनी है तो उसके लिए ज़्यादा उम्मीद ना रखें। 7.83 जो % मैंने ग्रोथ है, ये बहुत मुश्किल से इन्फ्लेशन बीट करती है। और ये 6.28% है उसका ऊपर रिटर्न है, दोनों मिला के 13.52। तो रियल रिटर्न और बहुत कम हो जाता है। यानी कि 8% तो आपकी तकरीबन 8 समथिंग %, वो तो आपकी इन्फ्लेशन खा गई, तो आप 5% असल में इंक्रीज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या करें लोग जो इसमें इन्वेस्टेड हैं या नहीं हैं, क्या करें? इसका तरीकाकार मेरे ख्याल से जो मेरा मशवरा है वो ये है कि अगर आपने मिसाल के तौर पे को 16, 17, 18 के दरमियान आपने कहीं पुरानी लिए हुए हैं यूनिट्स, जैसे कि हम जैसे लिए हुए हैं, तो वो अच्छा, अब ये डिपेंड करता है कि आपके पोर्टफोलियो का ये कितना बड़ा हिस्सा है। अगर ये आपके पोर्टफोलियो का 5% से कम हिस्सा है तो ठीक है, ना निकालें इसे, पड़ा रहने दें, एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन अगर ये उससे बड़ा है तो फिर मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको कट डाउन करें और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करें जो कम से कम आपको 20 से 25% पैसे बना के दें। ये एक स्टेबिलिटी के लिए तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म कंपाउंडर एज सच नहीं है। आप बॉन्ड्स से और रेंटल प्रॉपर्टी से ही कंपेयर कर सकते हैं। जो फिनोमिनल ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करते हैं PSX से, उससे नहीं। थैंक यू।